हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्या बाई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों आज मैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर 2 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं। साथ में इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा। जब से एनसीईआरटी पैटर्न चेंज हुआ तब से यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूरे बुक का ही निचोड़ है। यह कहा जाए तो ये मैराथन क्लास है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैप्टर से दोस्तों 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, जानकारी रखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर है, प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीय और क्षारीय पदार्थ में अंतर लिखिए। तो अम्लीय पदार्थ जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारीय पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं। ये पहला तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा है दोस्तों, दूसरे में है कि जो विनेगर है, विनेगर का उपयोग सभी घरों में होता है जिसमें 5-6% सिट्रिक अम्ल होता है। फिर इसी तरह जो दोस्तों तीसरा है, इसी तरह नींबू संतरा अंगूर में स्वाद में खट्टे होते हैं और दही छाछ सामान्यतः इनका उपयोग किया जाता है, ये सभी अम्लीय स्वभाव के होते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों चौथा नंबर है कि कास्टिक चूना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कपड़े धोने का सोडा जो होता है Na2CO3 यानी बिना बुझा हुआ चूना, इन सभी का स्वाद कभी भी चखा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत कड़वे और संक्षारक स्वभाव के होते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों पाँचवा नंबर कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक विषैला एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। फिर छठवां नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में त्वचा रोग हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी खाली हाथों में नहीं छूना चाहिए। फिर सातवां नंबर है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उपयोग पुरानी मशीनों को सुधारने, ऑटोमोबाइल उपकरण, रसोई घरों की सफाई करने में किया जाता है। तो यह समझ में आ गया होगा अम्लीय और क्षारीय। फिर हम कुछ अभिक्रिया देखेंगे दोस्तों। अभिक्रिया को भी देख लेते हैं कि जैसे जिंक का H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगा तो जिंक सल्फेट बनता है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और आयरन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो फेरिक आयरन क्लोराइड बनता है। फिर कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो कॉपर सल्फेट बनता है। और हाइड्रोजन गैस निष्कासित सभी में बराबर एक जैसा नहीं होता है, यह एक अलग धातु एवं अम्ल के स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन गैस का निष्कासन का क्रम निम्न प्रकार है। तो ये तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बाकी कुछ इसमें से जो अम्लों के साथ क्रिया होते हैं तो अभिक्रियाओं ऑक्साइड को पानी के साथ किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो ये देख लीजिए। वैसे तो इनको याद रखना है कि H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, H2SO3 जो होता है दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है NaOH होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम चलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव की ओर ले जाते हैं। तो ये देखिए ब्लूप्रिंट के आधार पर इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा जो स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि 6 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, तो खाने का जो सोडा होता है वह क्रिस्टल जल युक्त नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पाचन के समय आमाशयिक जो पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। ये याद रखना है कि पाचन के समय जो आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। फिर है इसके बाद तीसरा नंबर कि निम्न में कौन सोने के विलेय करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो सोने को विलोय करने के लिए अम्लराज होता है। क्या होता है, अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद
चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है। तो लाइम जूस जो होता है प्रकृति से अम्लीय है। पाँचवा है कि दोस्तों पाँचवा है कि बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। फिर छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, छठवां और सातवां को भी देखेंगे कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड का भी प्रयोग किया जाता है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। फिर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। फिर दोस्तों इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि अम्लों के साथ कौन सा कथन सत्य है। तो अम्लों के साथ जो होता है दोस्तों, खट्टा और नीले लिटमस को लाल करता है। स्वाद में तो खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल करता है। आठवें का राइट आंसर ऑफ सी। फिर इसके बाद पीएच स्केल का परास क्या होता है? तो 0 से 14 होता है। ये याद रखना है कि पीएच स्केल का परास 0 से 14, इससे सटीक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा दोस्तों। और यदि आपको टॉप करना ही है क्लास के अंदर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी विषय का इसी प्रकार तैयारी कराया जाएगा। फिर प्रश्न 10वां है दोस्तों, देखिए कि प्रश्न 10वां है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मेथेनॉइक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मेथेनॉइक अम्ल होता है। फिर 11वां क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। इन सभी को आप अच्छे से 2-3 बार करके वीडियो को जब आप देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा। फिर इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो साकी पौधे नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। फिर इसके बाद दोस्तों, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और तीसरा नंबर है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य ताप जो होता है बेकिंग सोडा है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। COCl2 का प्रचलित नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंचक चूर्ण है। CaO और Cl2 विरंचक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। अब आते हैं हम सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी का भी मिलान करेंगे हम। तो खट्टे दूध दही जो होते हैं, खट्टे दूध दही जो है दोस्तों, तो ये लैक्टिक अम्ल होते हैं। कौन से होते हैं? लैक्टिक अम्ल। फिर चींटी के डंक जो होते हैं मेथेनोइक, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं, मेथेनोइक अम्ल है। फिर नींबू के रस का पीएच मान जो होता है, नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान। फिर जो क्षारक होते हैं जल में क्या होते हैं दोस्तों? घुलनशील होते हैं। फिर इसके बाद चौथा नंबर का है प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है, ये याद रखना। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। फिर जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो OH आयन देते हैं। लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे की जाती है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या करता है? नीला लिटमस रहता है तो उसे लाल कर देता है। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं?
तो दोस्तों अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन जब आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ये याद रखना है कि अम्ल एवं क्षार जो होते हैं जब जलीय विलयन में आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। यह अपक्रिया जो होता है उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। फिर आते हैं हम सत्य और असत्य की ओर। दोस्तों हम चलेंगे सत्य और असत्य में कि अम्लीय वर्षा पीएच का मान जो होता है 5 होता है, 5 होता है, बिल्कुल ये क्या है, असत्य होता है, 5.6। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, जो बेकिंग पाउडर होता है तो वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बिल्कुल सही है। मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थिलीन संश्लेषण अम्ल क्षार सूचक होते हैं, ये भी क्या है, सत्य है। और NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, बिल्कुल गलत है। और लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है, बिल्कुल सत्य है। और CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, बिल्कुल असत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों 2 अंक के क्वेश्चन हैं, तो 2 अंक के क्वेश्चन को भी देखेंगे बढ़िया विस्तार से। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। फिर दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक करता है क्यों। जो अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक करता है क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होते हैं। जो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्लस उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण में विद्युत का चालन करते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न दूसरा है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। तो अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अम्ल को तनुकरण एवं अत्यंत ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जो अम्ल जो होता है तनुकरण एवं एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो अम्ल होता है इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह जल द्वारा शोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 2 अंक का। तीसरा क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने से इसका पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। दही बन जाने से दूध का पीएच मान घट जाएगा क्योंकि दही में अम्ल होता है और जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों A+ आयन का सांद्रण बढ़ जाता है। तो जो पीएच मान होगा घट जाएगा क्योंकि दही में अम्ल होता है और जिससे हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है। फिर दोस्तों चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी यानी प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है इसका आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण सहित लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो आर्द्रता ग्राही होता है और आर्द्रता नमी या जल वाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जो उदासीनीकरण अपक्रिया है उसको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया, अम्ल और क्षारक परस्पर अपक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जो है उदासीनीकरण कहलाती है। फिर इसके बाद 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है कि कोई किसान एक खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा हुआ होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बुझा हुआ होता है, या चौक कैल्शियम कार्बोनेट, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, चौक में कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
कि जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी, जब खेत की जो मृदा होगी अधिक अम्लीय होगी, तो उस स्थिति में किसान बूझा या बिना बूझा चूना या चौक का उपयोग करेगा। जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी, इस स्थिति में किसान जो है बूझा या बिना बूझा हुए चूने या चौक का उपयोग करेगा। फिर इसके बाद क्षारक किन्हें कहते हैं दोस्तों, क्षारक किन्हें कहते हैं? तो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, क्षारक किन्हें कहते हैं? तो ये पदार्थ जो स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला लिटमस पेपर को लाल करेगा अम्ल, और जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, वह क्षारक कहलाते हैं और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है, अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? अम्ल क्षार जो सूचक होता है किन्हें कहते हैं? अम्ल क्षार जो सूचक होता है वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है, तो उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। फिर 9वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो पीएच स्केल होता है वो हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल भी कहते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? तो अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है 5 से 6 से कम होता है। वर्षा के जल का मान जो होता है पीएच मान 5 से 6 से कम होता है, और जो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? दोस्तों प्रश्न 11वां, क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं? तो क्रिस्टलीकरण, कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं। यानी कुछ जो लवण होते हैं शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, बारहवां क्वेश्चन है कि क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो क्रिस्टलन जल जो होता है दोस्तों लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हमारे पास 3 अंक के भी क्वेश्चन है। वीडियो लेंदी होने के कारण हम यहीं पास आज इस वीडियो को रोकते हैं, और 4 अंक के भी क्वेश्चन है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।